बच्चों नमस्कार, मैं ए के ओझा आपके साथ आज के फिजिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। फर्स्ट यूनिट के इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स का डिफिनीशन पढ़ा था। ये देखा था कि फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका डिफिनीशन को देखा था। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था कि द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल लॉ और प्रिंसिपल आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। वैसे शब्द जिनके पदों में जिनका बार बार उपयोग करके भौतिकी के नियमों या सिद्धांतों को लिखा जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशियां उनके दो गुणों के आधार पर विभाजित हुई। एक दिशा और परिमाण के आधार पर वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि और अदिश राशि। दूसरा भौतिक राशियों के स्वतंत्रता के आधार पर, और हमने देखा था कि स्वतंत्रता के आधार पर भौतिक राशियों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। मूल या आधारी भौतिक राशि एवं व्युत्पन्न भौतिक राशि। जो भौतिक राशियां अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जिनका परिमाण निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें मूल या आधारी भौतिक राशि कहते हैं। इसकी कुल संख्या 7 होती है। साथ ही दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी सहायक या पूरक भौतिक राशियां होती हैं, और इन 7 के अलावा 9 के अलावा बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सबको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। इतना हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास वहीं से हम स्टार्ट करेंगे जहां पिछली क्लास को छोड़ा था। फिजिकल क्वांटिटीज की एक बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में हमने बताया था कि और कोई गुण हो या ना हो किसी भौतिक राशि में, लेकिन कोई भी भौतिक राशि ऐसी नहीं होगी जिसके पास परिमाण ना हो या वो परिमाण का प्रदर्शन ना करती हो, परिमाण मैग्नीट्यूड शो ना करती हो। मीन्स एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सम अमाउंट। प्रत्येक भौतिक राशि के पास कुछ न कुछ थोड़ा या ज्यादा परिमाण अवश्य होता है। वैसे शब्द जिनसे परिमाण का बोध होता है उन्हीं को हम भौतिक राशि कहते हैं। जिनसे परिमाण का बोध नहीं होता उनको भौतिक राशि नहीं। अब जब किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास अमाउंट होगा, परिमाण होगा, तो जाहिर है कि उसको मेजर करना पड़ेगा। मार्केट जाएंगे चीनी लाने के लिए, दुकानदार से कहेंगे कि भैया चीनी दे दो, घर में चीनी खत्म हो गई। दुकानदार पूछेगा कितना चीनी दे, चीनी का द्रव्यमान कितना होना चाहिए, कितना परिमाण का चीनी चाहिए, हमें बताना पड़ेगा। हाफ kg, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 50 kg, कुछ न कुछ परिमाण बताना पड़ेगा। कोई पूछेगा घर से स्कूल तक आने में आपको कितना समय लगता है, आपको जवाब देना पड़ेगा 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटा, 3 घंटा जवाब देना पड़ेगा। कुछ न कुछ अमाउंट शो करेगा समय। आपने बड़ा सुंदर कमरा बनाया है, उसकी हाइट कितनी है आपको बताना पड़ेगा। 11 फीट हाइट है, 12 फीट हाइट है, 15 फीट हाइट है, तभी तो गर्म नहीं होता। तो अमाउंट मेजर कैसे करें? अमाउंट को मेजर करने के लिए यूनिट्स बनाएंगे। अब यूनिट्स क्या है भाई? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसी फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा मेजर किया जाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, खासकर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसी फिजिकल क्वांटिटी का एक छोटा सा पार्ट जिसको स्टैंडर्ड
अमाउंट माना जाता है, उस स्टैंडर्ड अमाउंट को एक मानक के रूप में माना जाता है और उसी मानक का बार बार उपयोग करके और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का टोटल अमाउंट मेजर किया जाता है। जैसे अगर किसी ने पूछ दिया कि इस व्हाइट बोर्ड का लेंथ कितना है, व्हाइट बोर्ड का लेंथ निकालना है, मेजर करना है, कैसे करेंगे भाई? तो लेंथ मेजर करना है तो लेंथ को लेंथ से ही मेजर करना पड़ेगा। एक छोटा सा स्टैंडर्ड लेंथ का कंसीडर करेंगे, जैसे एक ये लेंथ है छोटा, इसको एक मानक मान लेंगे हम, इस लंबाई को लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड के रूप में इसका यूज करेंगे। कुछ इसका नाम रख दिया हमने और कुछ समझ में नहीं आया तो पेन इसका नाम रख दिया और इसी का बार बार यूज करके इसको मेजर करेंगे। जैसे 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, 6 पेन, 7 पेन, 8 पेन, 9 पेन, 10 पेन, सवा 10। सवा 10 मीन्स 10.25, 10.25 पेन क्या है? तो इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई है, इस व्हाइट बोर्ड का लेंथ। 10.5 पेन का मतलब क्या हुआ कि लेंथ के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए हमने एक लेंथ का ही छोटा स्टैंडर्ड चूज किया जिसका नाम पेन था और उस पेन का 10.25 टाइम्स यूज किया गया तो इस व्हाइट बोर्ड का टोटल लेंथ मेजर हो। कोई फीट से लेंथ को मेजर करेगा तो पेन की जगह फीट लिखेगा, कोई मीटर से मेजर करेगा पेन की जगह मीटर लिखेगा, कोई सेंटीमीटर से मेजर करेगा इसकी जगह सेंटीमीटर लिखेगा। और जिस स्टैंडर्ड का हम यूज करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उस स्टैंडर्ड को, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहा जाता है। व्हाट इज यूनिट? Units are the standard used to measure the amount of any given physical quantity. या फिर ऐसे कह सकते हैं the standard which is used again and again to measure the amount of any physical quantity are known as the unit of that quantity. किसी भी भौतिक राशि का परिमाण ज्ञात करने के लिए जिस मानक का, पेन मानक है, जिस मानक का कहीं फीट मानक होगा, कहीं मीटर मानक होगा, जिस मानक का बार बार प्रयोग किया जाता है उसे हम उसका मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। वैसे मानक जिनका बार बार उपयोग करके किसी भौतिक राशि का परिमाण ज्ञात किया जाता है उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। The standard which is used again and again to measure the amount of any physical quantity is known as the unit of that quantity. अब एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये है लेंथ। लेंथ तो लेंथ का केवल पेन ही यूनिट होगा ये कोई जरूरी नहीं है, केवल फीट ही यूनिट होगा कोई जरूरी नहीं है, केवल मीटर ही यूनिट होगा, बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं। जितना ज़्यादा अमाउंट को मेजर करना होता है, जितने छोटे अमाउंट को मेजर करना होता है, उस हिसाब से हम अपने स्वतंत्र हैं यूनिट को चूज करने के लिए, लेकिन हम ज़्यादातर उसी यूनिट को यूज करते हैं जो पूरे समाज में, पूरे कंट्री में या इंटरनेशनल लेवल पर भी मान्य है। क्योंकि हम तो मान लेंगे कि ये कितना इसकी लंबाई है, क्योंकि किसी को आपने देखा होगा ये व्हाइट बोर्ड कितना है तो बित्ता से माप लेता है, 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता, बित्ता में मात्रक हो सकता है। लेकिन अब हम कहेंगे 5 बित्ता तो किसी का बित्ता छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, उसको सब लोग नहीं जान पाएंगे, उससे क्लियर नहीं हो पाएगा कि व्हाइट बोर्ड का लेंथ कितना है। इसलिए जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है उसी का हम लोग बार बार यूज करते हैं, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना चुके हों, जिसका उपयोग करते हों, जिसके बारे में जानते हैं। लेंथ। अब
लेंथ का यूनिट तो पेन हो गया, क्योंकि पेन को हमने स्टैंडर्ड के रूप में यूज किया और बार बार इसका यूज करके हमने डिस्टेंस का, लेंथ का अमाउंट मेजर कर लिया। 10.25 को क्या कहेंगे? 10.25 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक 10.25 संख्यात्मक मान है। संख्यात्मक मान ये बताता है कि किसी मात्रक का उस भौतिक राशि का अमाउंट मेजर करने में कितनी बार प्रयोग किया गया, और मात्रक वैसे स्टैंडर्ड होते हैं, मानक होते हैं, जिनका बार बार उपयोग करके किसी फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट मेजर किया जाता है। अब परिमाण क्या होता है भाई? अमाउंट क्या है? परिमाण किसे कहते हैं? अमाउंट। कब से परिमाण की चर्चा हो रही है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास और कुछ हो या ना हो, परिमाण जरूर होगा। उस परिमाण को मेजर करने के लिए हमने बहुत सारे मात्रक का निर्माण किया। परिमाण होता क्या है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, किसी भी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान और उसके मात्रक के गुणनफल को उसका परिमाण कहते हैं। परिमाण बराबर संख्यात्मक मान गुणा मात्रक न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब संख्यात्मक मान को m से डिनोट किया जाता है, यूनिट को u से डिनोट किया जाता है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट x हो तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n, जहां n संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u मात्रक को प्रदर्शित करता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि वैसे मानक जिनका बार बार उपयोग करके किसी भौतिक राशि का परिमाण ज्ञात किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। जैसे सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, न्यूटन, जूल वगैरह वगैरह। किसी भौतिक राशि का परिमाण ज्ञात करने के लिए उसके मात्रक का जितने टाइम्स यूज किया जाता है, जितनी बार उपयोग किया जाता है, उस संख्या को उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान कहते हैं। द नंबर फाउंड आफ्टर यूजिंग द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आफ्टर टू मेजर द अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी इज नोन एज न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसको याद रखना है। ये तो पता चल गया कि भाई एक फिजिकल क्वांटिटी की कई यूनिट्स हो सकती हैं। एक भौतिक राशि का कई मात्रक हो सकता है। जैसे हम लंबाई को सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रम, लाइट ईयर, मीटर, फीट वगैरह बहुत सारे यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए हमने मीटर में यूज किया, मेजर किया लेंथ को। कोई हमारा बहुत दूर का फ्रेंड है जिससे हमारा बिजनेस चलता है, वो फीट में मेजर करता है या सेंटीमीटर में लेंथ को मेजर करता है। वो फीट में मेजर करता है, मीटर को नहीं समझता, मैं मीटर में मेजर करता हूँ लेंथ को, मैं फीट को नहीं समझता, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कुछ विधियां बनाई गई, सिस्टम्स बनाए गए। वैसी विधियां जिसका प्रयोग करके, वह तरीका जिसका उपयोग करके हम किसी भौतिक राशि का परिमाण ज्ञात करते हैं, उस विधि को, उस भौतिक राशि को मापने के लिए मापन की विधि या पद्धति कहते हैं। वह विधि जिसका उपयोग करके किसी भौतिक राशि का परिमाण ज्ञात किया जाता है उसे हम लोग मापन की विधि या पद्धति कहते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। अब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हैं तो बहुत सारे, लेकिन ज्यादातर फेमस 4 सिस्टम है। नंबर 1 CGS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, नंबर 2 is
FPS system of measurement. Number 3 is MKS system of measurement, and number 4 is SI system of measurement. कैसे समझेंगे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को सीजीएस सिस्टम में मेजर किया गया है, या एफपीएस में मेजर किया गया है, या एमपीएस में मेजर किया गया है, या एसआई सिस्टम में मेजर किया गया है, या हमें अगर मेजर करने के लिए दिया जाता है कोई फिजिकल क्वांटिटी तो और कहा जाता है कि आप एफपीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में इस क्वांटिटी को मेजर करो, तो कैसे मेजर करेंगे? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सीजीएस सिस्टम क्या है, एफपीएस सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम क्या है, और एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। बहुत ही सिंपल इसका डिफिनीशन है। वैसे तो 7 बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, हमने पढ़ा है, लेंथ, मास, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। बट इन 7 में से 3 भौतिक राशियां, 3 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके ऊपर अप्रोक्स 60% टू एबव 60% से अधिक व्युत्पन्न भौतिक राशियों का मान निर्भर करता है। बाकी 40% या इससे भी कम व्युत्पन्न भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनमें इन 3 मूल भौतिक राशियों की अपेक्षा किसी अन्य भौतिक आधारित भौतिक राशि की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब ज्यादा यूजफुल 3 फिजिकल क्वांटिटीज है। नंबर 1 इज लेंथ, नंबर 2 इज मास एंड नंबर 3 इज टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ का फर्स्ट लेटर L, मास का फर्स्ट लेटर M और टाइम का फर्स्ट लेटर T। इसको याद रखना है। तो एफपीएस, सीजीएस और एमपीएस सिस्टम को हम आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, ये याद रखना है, L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम। कोई पूछेगा सीजीएस सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज सीजीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, क्या बताएंगे? द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच वी मेजर द अमाउंट ऑफ लेंथ in centimeter, mass in gram and time in second is known as CGS system of measurement। छोटा डिफिनीशन, इसी को थोड़ा छोटा करके कह सकते हैं कि द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच वी मेजर द अमाउंट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, लेंथ, मास एंड टाइम in centimeter, gram and second respectively is known as CGS system of measurement, because C for centimeter, G for gram, S for second। इस कॉलम में लेंथ का जो यूनिट होगा उसका फर्स्ट लेटर ये है, मास के यूनिट का फर्स्ट लेटर ये है, टाइम के यूनिट का फर्स्ट लेटर ये है। इसी तरह से एफपीएस में लेंथ का जो यूनिट हम यूज करेंगे एफपीएस के लिए उसका फर्स्ट लेटर ये है, मास के लिए जो यूनिट यूज करेंगे उसका फर्स्ट लेटर ये है, और टाइम के लिए जो यूनिट मेजर करेंगे उसका फर्स्ट लेटर ये। एफपीएस सिस्टम क्या है भाई? द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच वी मेजर द अमाउंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इन feet, pound and second respectively is known as FPS system of measurement। Similarly, the system of measurement in which we measure length, mass and time in meter, kilogram and second respectively is known as MKS system of measurement। इस चार्ट को थोड़ा अच्छी तरह से बना लें।
आप लोग भी बना लें, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ लिख दें मास, यहाँ लिख दें लेंथ, यहाँ लिख दें टाइम। कॉलम बना लें, यहाँ लिख दें फर्स्ट यूनिट, यहाँ लिख दें सेकेंड यूनिट, यहाँ लिख दें थर्ड यूनिट। फर्स्ट यूनिट इज CGS, सेकेंड यूनिट इज FPS, थर्ड यूनिट इज MKS। अब ये याद रखना है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज जिसको मेजर करना है उसका पहला लेटर है L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम, और इसके नीचे लेंथ के नीचे उस लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करेंगे उस यूनिट का फर्स्ट लेटर है। मास के नीचे वाले कॉलम में जो मास को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स हम यूज करेंगे उसका फर्स्ट लेटर है, और लास्ट वाले में टाइम को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाएगा उसका फर्स्ट। देन CGS सिस्टम कोई पूछेगा CGS सिस्टम क्या है, तो कहेंगे कि भौतिक राशियों को मापन की वह विधि जिसके अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है उसे मापन की CGS विधि कहते हैं। द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच वी मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर, mass in gram and time in second is known as CGS system of measurement. Similarly, मापन की वह विधि जिसके अंतर्गत लंबाई को फीट में, द्रव्यमान को पौंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है उसे मापन की FPS विधि कहते हैं, और मापन की वह विधि जिसके अंतर्गत लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है उसे मापन की MKS विधि कहते हैं। रह गई मापन की SI विधि। SI विधि किसे कहते हैं भाई, तो जब मापन के लिए 3 सिस्टम यूज किया जाने लगा पूरे वर्ल्ड में, किसी कंट्री के अंदर CGS सिस्टम यूज किया जाने लगा, किसी कंट्री में FPS सिस्टम यूज किया जाने लगा, किसी कंट्री में MKS सिस्टम यूज किया जाने लगा, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगी, क्योंकि हमें पता है कि एक कंट्री का अदर कंट्रीज के साथ व्यापारिक संबंध है, बिजनेस रिलेशन है, और डाटा भेजने पड़ते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। अब सपोज कीजिए इंडिया, अमेरिका एंड रसिया, ये 3 कंट्रीज हैं। सपोज करें इंडिया में CGS सिस्टम यूज किया जाता है, यहाँ पर MKS FPS सिस्टम कोई नहीं जानता। अमेरिका में सपोज कीजिए FPS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज किया जाता है, कोई दूसरा यूनिट ये नहीं जानते, कोई दूसरा मेजरमेंट का सिस्टम नहीं जानते। रसिया के अंदर MKS सिस्टम सपोज करें यूज किया जाता है, इसको मेजर करने के लिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए रसिया के लोग MKS के अलावा किसी भी सिस्टम को यूज नहीं करते। अब इंडिया से अमेरिका या रसिया कोई डाटा ट्रांसफर होगा, तो जाहिर है कि इंडिया के लोग CGS सिस्टम ही जानते हैं, तो CGS सिस्टम में ही अमेरिका और रसिया तक डाटा जाएगा। या रसिया से अगर इंडिया कोई डाटा आना हो तो रसिया में MKS सिस्टम यूज किया जाता है, तो रसिया MKS सिस्टम में ट्रांसफर करेगा डाटा। अमेरिका से अगर इंडिया में कोई डाटा ट्रांसफर करना हो तो अमेरिका FPS सिस्टम में इंडिया को डाटा भेजेगा। अब इंडिया के लोग ना FPS सिस्टम जानते हैं ना MKS सिस्टम जानते हैं, उसी तरह से अमेरिका के लोग ना CGS ना MKS जानते हैं, रसिया के लोग ना CGS ना FPS सिस्टम जानते हैं। तो तीनों को काफ़ी परेशानी होगी उसका को कन्वर्ट करने में एक सिस्टम से अदर सिस्टम में, और काफ़ी समय और लागत लगेगी उसको चेंज करने के लिए। जगह जगह आप उनको कन्वर्टर का यूज करना पड़ेगा। जैसे नॉर्थ इंडिया के गांव के लोग अगर साउथ इंडिया के गांवों में चले जाएं, तो आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया के लोग चाहे तो अपने गांव की भाषा बोलते हैं या फिर बहुत मेहनत करें तो हिंदी बोलते हैं, और साउथ इंडियन खास करके गांव में चले जाएं
तो वो हिंदी नहीं जानते, या जानते भी हैं तो कम यूज करते हैं। फिर हम वहाँ जा कर के अपनी भाषा में कुछ बोलेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, वो कुछ बताएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। इस समस्या को दूर करने के लिए जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अंतरराष्ट्रीय मापतौल विभाग है, उसने एक सर्वे करा। एग्जाम्पल के लिए समझें कि इंडिया के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे लैंग्वेज यूज किए जाते हैं डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट स्टेट्स में। प्रॉब्लम हुई कि एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में एक लैंग्वेज, किसी खास लैंग्वेज वाले एरिया के लोग दूसरे लैंग्वेज वाले एरिया में जाएंगे तो सरवाइव कैसे करेंगे। तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया, सर्वे कराया कि ये पता लगाया जाए कि इंडिया के अंदर वैसे तो अलग अलग लोग अलग अलग भाषाओं का यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ये पता चला कि सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया। आप अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने आसपास पड़ोस के लोगों से अपने जिस भाषा में बात करते हैं उससे करें, कोई आपत्ति नहीं। आप बंगला बोलते हैं, आप बंगला बोले बंगाल में, आप कन्नड़ मलयालम बोलते हैं, कन्नड़ मलयालम बोले, भोजपुरी में बात करते हैं, भोजपुरी भाषी क्षेत्र में भोजपुरी में बात करें। लेकिन आप कहीं अदर एरिया में जाए, दूसरे भाषा वाले क्षेत्र में जाए, या दूसरे भाषा वाले क्षेत्र के लोग आपके क्षेत्र में आए, तो चूंकि वो आपकी भाषा और आप उनकी भाषा को नहीं समझते, इसलिए हिंदी पढ़ना सबके लिए, हिंदी सीखना सबके लिए, हिंदी बोलना समझना सबके लिए जरूरी कर दिया गया कि आप दूसरी भाषा वाले क्षेत्र में जाकर के हिंदी बोलें। वो आपकी भाषा क्षेत्र में आएंगे तो हिंदी बोलेंगे। हिंदी सबको जानना जरूरी है, सबको समझना जरूरी है। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। सिमिलरली अब हिंदी तो भाई भारत की राष्ट्रभाषा है, चाइना की राष्ट्रभाषा कुछ और होगी, अमेरिका की कुछ और होगी, स्पेन की कुछ और होगी, जापान की कुछ और होगी। तो इंडिया के लोग चाइना भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, जापान भी जाते हैं, कोरिया भी जाते हैं, हर कंट्री में जाते हैं। वहां के लोग भी इंडिया आते हैं। तो इंडिया में आकर के हम यहाँ हिंदी बोलते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, वो जापानीज बोलेंगे, स्पेनिश बोलेंगे, तो हमें क्या समझ में आएगा, वो हमें क्या पूछेंगे हमसे और हम उनको क्या जवाब देंगे। या हम स्पेन जाएंगे तो हम हिंदी में बात करेंगे, वो स्पेनिश में बात करेंगे, तो हम उनको कितना समझ पाएंगे, वो हमें कितना समझ पाएंगे। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे वर्ल्ड लेवल पर उसी तरह का एक सर्वे कराया जैसे इंडिया ने पूरे अपने कंट्री के अंदर कराया था कि अलग अलग कंट्री में लोग अलग अलग लैंग्वेज को यूज करते हैं अपनी बातों को समझाने के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। लेकिन ये पता लगाया जाए कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कौन सी भाषा यूज की जाती है, तो ये पता चला कि इंग्लिश लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, सबसे ज़्यादा लोग समझते हैं। यूएनओ ने क्या किया, इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया। इसलिए हमें हिंदी तो जाननी जरूरी है ही, पहले तो अपनी क्षेत्रीय भाषा जाननी जरूरी है, क्योंकि घर में पड़ोसियों के साथ हम क्षेत्रीय भाषा में बात करेंगे। हमें हिंदी जानने की जरूरी है, कहीं हम किसी दूसरे क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र के लोग हमारे पास आ गए, एक दूसरे से वार्तालाप करनी है, विचारों का आदान प्रदान करना है, कुछ सहयोग करना है, पूछना बताना है, तो कैसे बताएंगे। इसलिए हिंदी जानना भी हमारे लिए जरूरी है। हम किसी अदर कंट्री में भी जा सकते हैं, या अदर कंट्री के लोग हमारे कंट्री में भी आ सकते हैं, हो सकता है हमसे उनकी मुलाकात हो जाए, तो हम उनसे वार्तालाप कैसे करेंगे, उनकी भाषा हमें समझ में आ जाए, हम जो बात बताते हैं वो उनको समझ में आ जाए, इसके लिए हमें इंग्लिश पढ़ना भी बहुत जरूरी है। इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, ये एग्जाम्पल के लिए बताया गया आपको। ठीक उसी तरह से
किसी कंट्री के अंदर सीजीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज किया जाता है, किसी कंट्री के अंदर एफपीएस सिस्टम यूज किया जाता है, किसी कंट्री के अंदर एमकेएस सिस्टम यूज किया जाता है। तो फिर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब सीजीएस से एफपीएस या एफपीएस से एमकेएस या एमकेएस से सीजीएस वाली कंट्री में कोई डाटा ट्रांसफर किया जाता है। उसको कन्वर्ट करने में काफी समय और पैसा धन का खर्च होता है। तब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो माप तौल विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ मेजरमेंट, उसने 1960 ईस्वी में जेनेवा में एक बैठक की इस समस्या को लेकर के, और उस बैठक में ये सर्वे कराया गया, उसका रिपोर्ट रखा गया कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग कौन सा सिस्टम यूज करते हैं मेजरमेंट का। तो पता चला कि सबसे ज्यादा एमकेएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ही यूज किया जाता है। इसलिए यूएनओ ने क्या किया, 1960 में जेनेवा के अधिवेशन में, कॉन्फ्रेंस में, इस एमकेएस सिस्टम को ही कुछ सुधार के साथ, इसमें जो ऐसी चीजें थी जिससे परेशानी होती थी समझने या बताने में या मेजर करने में किसी फिजिकल क्वांटिटी को, उसको आसान बनाते हुए इस एमकेएस सिस्टम को ही पूरे वर्ल्ड में लागू करते हुए इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट घोषित कर दिया। तब से ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एसआई यूनिट के नाम से जाना जाने लगा। और चेंज क्या किया गया, तो इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे यदि हमसे कहा जाए कि कोई नंबर लिखते हैं, डिस्टेंस का अमाउंट 1 5 2 3 9 3 4 8 7 3 2 9 मीटर्स। एमकेएस सिस्टम में पता है हमें लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है। कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक प्लेस से दूसरे प्लेस का डिस्टेंस बताया गया कितना है, 1 5 2 3 9 3 4 8 7 3 2 9 8। एक ही बात जब इस नंबर के ऊपर नजर जाती है तो इतना लंबा, इतने ज्यादा डिजिट्स हैं इसके अंदर कि हम काउंटिंग में हमें परेशानी होने लगती है। तो क्या बताया गया ऐसा सिस्टम के रूल्स में कि जब 3 से ज्यादा डिजिट वाले कोई नंबर हो, जैसे 2 है, 1 डिजिट का है, कोई दिक्कत नहीं, 2 को 2 लिख दो। 25 2 डिजिट का नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से देख करके 25 समझ जाएंगे। 257 257 257 3 डिजिट्स का नंबर है, आप 3 डिजिट का नंबर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 से ज्यादा अंकों वाली संख्या, कोई भी ऐसी संख्या जिसमें 3 से ज्यादा अंकों का प्रयोग होता है, 3 डिजिट्स से ज्यादा डिजिट्स आते हो, उस संख्या को लिखने के लिए आपको राइट से हर 3 अंक के बाद कॉमा देना जरूरी है। अब हर 3 अंक के बाद जैसे कॉमा देंगे तो हमें नंबर्स आसानी से काउंट हो जाएंगे कि कितने नंबर का ये कितने डिजिट का ये नंबर है और कितने डिजिट का ये नंबर है, ये पता चल जाएगा। तो इस नंबर को इजीली हम लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा, अगर आप एमकेएस सिस्टम में, मतलब एमकेएस सिस्टम में अगर बिना कॉमा के लिखते हैं इस नंबर को तो वो सही होगा, लेकिन एसआई सिस्टम में आप इसको बिना कॉमा का लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। एसआई सिस्टम में जब भी हम लिखेंगे 3 डिजिट से ज़्यादा डिजिट वाले नंबर को तो दाहिने से हर 3 अंक के बाद कॉमा देना जरूरी होगा। आपने देखा होगा 1000 लिखा जाता है जब, तो 3 जीरो से पहले यहाँ पे कॉमा होता है। 10,000 लिखा जाता है 1 2 3 4 1 2 3 3 डिजिट से के बाद कॉमा होता है। 1 लाख लिखा जाता है 1 2 3 4 5 1 2 3 डिजिट्स के बाद कॉमा होता है। 10 लाख लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 यहाँ कॉमा होता है, फिर यहाँ से 1 2 3 यहाँ कॉमा होता है।
है। इस तरह से हम लोग हर दायरे से 3 अंक के बाद कॉमा का यूज करते हैं। कभी कभी हम लोग लिखते हैं 5239 इंटू 10 टू दी पावर 27। ये एक नंबर है। नंबर्स को 10 के पावर में भी लिखा जा सकता है, लिखा जाता है। अगर सपोज करें इतना न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, किसी वस्तु के ऊपर इतने न्यूटन का बल काम कर रहा है, कितना भाई? तो 5239 गुणा 10 के पावर 27 न्यूटन का। एमकेएस सिस्टम में लिखेंगे इसका यूनिट, तब तो कोई गलत नहीं कहेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूंकि न्यूटन एसआई सिस्टम है, फोर्स का एसआई यूनिट है, और एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में इस तरह से इस नंबर को लिखेंगे तो ये नंबर गलत हो जाएगा। और गलत हो जाएगा तो इसको सही कैसे करके लिखे भाई? तो आपसे कहा गया कि 10 टू दी पावर 27 क्यों लिखा? टोटल लिखते हैं बिना पावर के। तो आपका जवाब क्या होगा? 5239 के ऊपर 27 जीरो लिखने से बचने के लिए, ये नंबर छोटे कम डिजिट का यूज करके हम लिख सकें, इसके लिए हमने 27 जीरो नहीं लिखा, उसके जगह पर 10 टू दी पावर 27 यूज किया। तो ये सारा सिस्टम कहता है कि जब इसको छोटा कर ही दिया आपने तो थोड़ा और कर दो। जब भी 10 के पावर के साथ किसी नंबर को शो करना हो तो लेफ्ट से एक नंबर के बाद पॉइंट होना जरूरी है। जैसे इस नंबर को लिखना होगा तो 5239 इंटू 10 टू दी पावर 27 पहले से था, और यहाँ से 0.3 नंबर लेफ्ट लेकर के आए तो ये 3 बढ़ जाएगा। 27 प्लस 3 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। इस वैल्यू को इस तरह से एसआई सिस्टम में लिखेंगे तब से होगा। और क्या सुधार किया गया? तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी थी जिनका एमकेएस सिस्टम में यूनिट बहुत लंबा लंबा होता था। जैसे वर्क, कार्य, वर्क का एसआई यूनिट, सॉरी एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या होगा? तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। W इज इक्वल टू क्या होता है? Fs, बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक डिस्टेंस और आ गया, ये वैसे हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कई बार अगर लिखना हो तो संभव है कि समय ज्यादा लगेगा, दिक्कत ज्यादा होगी। तो वर्क के ऊपर जूल साहब ने बहुत ज्यादा वर्क किया था, इसलिए उनको भी याद रखना जरूरी है। और उनको भी याद रखना जरूरी है इसलिए एसआई सिस्टम जब बना तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को लिख दिया गया जूल। मतलब हम वर्क का यूनिट जो एमकेएस सिस्टम में केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते थे उसको केवल जूल लिख करके, कैपिटल जे लिख करके एसआई सिस्टम में काम चलाया जा सकता है। बल का एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन साहब ने बल के ऊपर बहुत ज्यादा कार्य किया था, इसको इतना लंबा ना लिखना पड़े इसलिए बल का मात्रक एसआई सिस्टम में न्यूटन बना। शक्ति, पावर, पावर का एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है भाई? तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। बिकॉज पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन टाइम है, इसका 1 सेकेंड और बढ़ जाएगा, हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब।
इतना लंबा यूनिट ना लिखना पड़े, इसलिए एसआई सिस्टम में कहा गया कि इतना बड़ा यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। जेम्स वाट साहब को भी याद रखना जरूरी है, इसलिए उनको उनके मेमोरी में वाट केवल W लिख करके भी आप काम चला सकते हैं जब एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में आपको यूनिट लिखना है। इसी तरह से कई सुधारों के साथ MKS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को ही मान्यता दे दी गई कि आप अपने कंट्री के अंदर CGS सिस्टम यूज कीजिए, FPS सिस्टम यूज कीजिए, MKS सिस्टम यूज कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अदर कंट्री के अंदर, जब आप वैसे कंट्री के अंदर जहां आपके द्वारा यूज किए गए सिस्टम को समझना कठिन होता है, वहां आप एसआई सिस्टम का ही यूज करें। एसआई सिस्टम अंतरराष्ट्रीय मापन की अंतरराष्ट्रीय विधि है। यह पूरे विश्व में लगभग समान रूप से मानी जाती है, इसलिए हमें सारे सिस्टम के साथ साथ, इन तीनों सिस्टम के साथ साथ एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट को भी याद रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी। अधिकांश मेजरमेंट आजकल एसआई सिस्टम में ही किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करते रहें, बार बार वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी भेजें ताकि ये उन लोगों को भी टॉपिक्स आसानी से समझ में आ सके। और कहीं भी अगर समझने में किसी भी टॉपिक को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। आप सजेशंस भेजें, आप प्रॉब्लम्स भेजें, सबका इज्जत किया जाएगा, सबको सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग डायमेंशन के बारे में, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे, और डायमेंशनल एनालिसिस से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी बोर्ड एग्जाम के साथ साथ प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर को मिस ना कीजिएगा, उस टॉपिक को मिस ना कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।